तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कि जो एक आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी ने चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 21वें मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासनकाल के खिलाफ अपना एक तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो मतलब यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि किप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छोड़ने का फैसला लिया। दूसरा अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया था, जो कि अगस्त 1942 में आंदोलन शुरू किया गया था और इस भारत छोड़ो का नारा भी उस समय दिया गया था। अब किप्स मिशन की बात की जाए तो किप्स मिशन क्या है, तो किप्स मिशन जो कि 1942 में चर्चित ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड किशन को भारत भेजा था। मतलब भारत भेजा था किस मिशन की संविधान कैसे बनेगा, क्या 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 उसमें मतलब लगाना पड़ेगा, क्या क्या संविधान कैसे बनेगा, उस सब के लिए जो कि किप्स मिशन जो कि भारत आया था। तो 1942 में चर्चित गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड किस्म को भारत भेजा था। दूसरा किस्म के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूसरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, और इस बात पर भी वार्ता टूट गई थी। क्या था कि किस मिशन के साथ जो कि भारत आया था तो उसे कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया था कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर जो कि वार्ता टूटी गई थी। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि किस मिशन अगर बनेगा तो उसमें कुछ ऐसी शक्तिशाली वर्ग भी होना चाहिए जो कि भारतीय लोगों कुछ भारतीय लोगों के लिए कुछ शक्तिशाली वर्ग होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए शक्तिशाली। तो इस प्रकार से जो कि भारत 1942 में चर्चित गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता एवं निकालने के लिए अपनी मंत्री से स्टैफर्ड किस्म को भारत भेजा, और किस्म के साथ भारत में कांग्रेस ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर धुरी शक्ति से भारत की रक्षा करेगा तो कमेटी बनाएगा। अब देखेंगे कि हम कि आंदोलन शुरू होने के तुरंत बाद जो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए जारी आंदोलन जो कि चलती रही। मतलब कि जो जारी आंदोलन थे वो भी चलते रहे उस समय की भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत। चौथा, कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। अब क्या था कि कांग्रेस में जो कि जयप्रकाश नारायण जैसे जो कि समाजवादी थे तो सदस्य इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा शामिल थे, और पश्चिम में सतारा, पूर्व में मैदानीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। ऐसे कई सारे राज्यों में जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। छठवां, अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सशक्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। अब अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी रवैया जमाया, लेकिन उसको कंट्रोल करते करते 1 साल लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी भी शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन एक काफ़ी जन सहयोग आंदोलन था जिसमें लाखों हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। जो आंदोलन चला था तो कई सारे लोग इसमें आकर्षित हुए, देखकर वो आंदोलन में आगे बढ़े। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता चुना। तो मतलब जो भी व्यक्ति लोग हुआ करते थे इस आंदोलन को उनको आकर्षित किया और यह लोग भी आंदोलन में शामिल हो गए और स्कूल कॉलेज छोड़ करके इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। तो इस मतलब कि असहयोग मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन में कई सारे इसमें लोगों ने भाग भी लिया था, तो सब लोगों ने भाग लिया था उसमें। 1944 में गांधी जी की रिहाई, तो 1944 में जो गांधी जी जेल से रिहा हो गए थे, जेल से बाहर आ गए थे, यह जो कि आंदोलन में पकड़े गए थे। तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को कम करने की कोशिश की। अब महात्मा गांधी ने 1944 में जो कि जेल से बाहर निकल आए, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में फैसले को कम करने की कोशिश की, ठीक है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनी और चौकी भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। अब 1945 में ब्रिटेन में जो कि लेबर पार्टी की स्थापना हुई बनी और जो कि भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। अब 1946 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सामान्य श्रेणी में भारी सफलता मिली, परंतु मुसलमानों
के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी भारी बहुमत प्राप्त हुआ, जिससे राजनीतिक ध्रुवीयता और बढ़ा। क्या है कि 1946 के प्रीति चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सामान्य श्रेणी में भारी सफलता मिली, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी भारी बहुमत प्राप्त, इससे राजनीतिक ध्रुवीयता भी बढ़ी। मतलब मुसलमानों और अन्य श्रेणियों को काफ़ी कुछ सीटें भी मिली। तो 1946 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सामान्य श्रेणी में भारी की सफलता प्राप्त हुई। 1946 में कैबिनेट मिशन, अब 1946 में जो कि कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ भारत में। तो कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन के आधार पर हमारे संविधान का निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया था, घूम घूम कर देखा था इसने, इसके बाद जो कि भारतीय संविधान का जो कि निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में इसका भारत में आगमन हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कैबिनेट मिशन। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी। अब 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो कि घोषणा मुस्लिम लीग द्वारा की गई थी उस समय। तो इसमें जो कि की गई थी अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही, मतलब कि कोई लोग भूख प्यास से मर गए थे तो उसके लिए जो कि विशिष्ट कार्यवाही की गई थी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और उसने देखा था क्या क्या भारत में चल रहा है, किसका कैसा रवैया, जाति भेद के भेदभाव तो नहीं होता, अकाल तो नहीं पड़ रहा। तो बस सोच समझ के जो कि कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने कई सारे ऐसे लोगों को देखा और अपने भारतवासियों को समझा। इसके बाद जो कि कैबिनेट मिशन के आधार पर एक जो कि संविधान निर्माण किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सुबह करारने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश जो कि सफल रही। लॉर्ड माउंटबेटन ने सुलह करावे की जो कि कोशिश भी की, लेकिन उनकी यह कोशिश का सफल रही, मतलब उनकी कोशिश जो थी ना वह सफल रही कैबिनेट मिशन वाली। तो आखिरी बहादुराना दिन, तो आखिरी जो कि बहादुराना दिन था ना, तो क्या था कि गांधी जी की भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। तो उस समय आंदोलन करते करते चले गए थे, मतलब की तरफ बढ़ रहे थे। तो कई सारे लोगों ने इसमें भाग भी लिया था। कुछ लोग तो स्कूल कॉलेज छोड़ कर महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में भाग ले रही थी। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सव में महात्मा गांधी नहीं गए थे। मतलब 15 अगस्त 1947 में जो राजनीतिक उत्सव हो रहा था उसमें नहीं जा पाए थे। उस समय भी कलकत्ता में थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे में उपवास पर थे, मतलब उस समय आज़ादी के महोत्सव पर किसी भी कार्यक्रम उसमें भाग नहीं लिया, उपवास में थे 24 घंटे तक। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक, तो उसने और उनके जीवन लेखक जीती तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थियों शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों हिंदुस्तान मुसलमान से अपील की कि वे अतीत को छोड़कर भुलाकर और अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बटाएं तथा शांति से रहने का जो कि संकल्प लें। मतलब उन्होंने जीवन लेखक की जो कि जीती तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को स्वतंत्रता देते हुए अस्पतालों और शरणार्थियों शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों हिंदुस्तान और मुसलमानों से अपील की कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाएं और शांति से रहने का जो कि संकल्प करें। तो यह जो कि उस समय की गांधी के विचार हुआ करते थे और इसीलिए उन्होंने कई सारे मतलब कार्यक्रम में भाग नहीं लिया और मतलब घूमते रहे। तो गांधी जी इस प्रकार से जो कि सहयोग करते रहे थे उस समय हर लोगों के लिए, सबके लिए। और बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण भी कहा है। तो बहुत सारे जो कि विद्वान हैं जिन्होंने गांधी जी को अपने जीवन में उतारा है, उनके आदर्शों पर भी चले हैं। तो इस प्रकार जो कि बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के ज़िले में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की अपित्ता के कारण उनकी सफाई अस्त व्यस्त होने लगी थी। मतलब बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए गए थे जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए थे। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को
पढ़ने की प्रथा पर अपील की गई। कई लोग इस बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए। तो बहुत सारे शरणार्थियों ने अभी अपील की कि महात्मा गांधी उन जो पीड़ा वाले लोगों को क्यों नहीं कहते जो कि पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो GD तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां पर किस मुँह से जाते, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वास नहीं दे पा रहे थे। तो मतलब GD जो कि तेंदुलकर ने शब्दों में जो कि गांधी जी पाकिस्तान में ही अल्पसंख्यक के बारे में काफ़ी चिंतित थे, लेकिन वह वहाँ पर नहीं जा सकते थे क्योंकि कई सारे अल्पसंख्यकों को भारत में ही देखना पड़ता था। तो पाकिस्तान में उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वह अविचलित अपना काम करते रहे। 20 जनवरी को महात्मा गांधी जी पर जो कि हमला हुआ, लेकिन वह अपना काम बरकरार रखते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन को हम किस तरह स्वतंत्रता के रूप में दे सकें। तो इस समय जो कि गांधी जी पर हमला भी हुआ था, लेकिन वह उतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, तो पिछली बातों को भुला देना चाहते थे। 30 जनवरी को शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर हत्या कर डाली और उनका नाम जो कि नाथूराम गोडसे था। तो 30 जनवरी को शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी और जिनका जो कि नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह एक प्रार्थना सभा से लौट रही थी। तो उस समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी थी। कुछ कारण अब गांधी जी को समझाने का मतलब क्या हो, जैसे कि सार्वजनिक स्वर और निजी लेखक। इसमें गांधी जी की सहयोगी व प्रतिबंध द्वारा किए गए भाषण और लिखे गए पत्र शामिल थे। इसी लेखक में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया और किस चीज़ को अन्य उद्देश्य के लिए लिखा गया। तो सार्वजनिक और स्व निजी लेखक, तो इसमें महात्मा गांधी की सहयोगी व प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए भाषण और उससे लिखे गए पत्र शामिल थे। और इस लेखक में हमें यह बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया और किस चीज़ को अन्य उद्देश्य के लिए लिखा गया। तो उदाहरण के लिए भाषणों में हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उनके व्यक्तिगत पत्र हमें उसकी निजी विचारों की झलक देती है। तो उदाहरण के लिए भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का जो कि मौका मिलता है, व्यक्ति क्या कह रहा है उनके विचारों को सुनने का, पढ़ने का मौका मिलता है, जबकि उनके व्यक्तिगत पत्र हमें निजी विचारों की झलक देती है। उनके पत्र में कुछ और लिखता है, लेकिन उसकी आदर्शों पर चलना कुछ और ही होता है। तो महात्मा गांधी हरिजन नामक अपनी अखबार में उन पत्रों का प्रकाशन करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे एक बंद ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से भी प्रकाशित किया गया था। तो मतलब महात्मा गांधी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, अखबार, जिसे कि हरिजन नामक एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई थी, उनकी आदर्शों के बारे में भी बताया गया था। दूसरा जो कि छवि गणना आत्मकथा क्या है। तो आत्मकथा भी हमें उस अतीत का व्यवहार देती है जो मानवीय व्यवहारों के हिसाब से काफ़ी समृद्ध होता है। दूसरा, परंतु यहाँ भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसी व्याख्या करते हैं। कि आत्मकथाएं हमें उन अतीतों का व्यवहार देती है जो कि मानवीय विकरणों से हिसाब काफ़ी समृद्ध है, और परंतु यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ें और उनको कैसे व्याख्या करें। हमें याद रखना चाहिए कि आत्मकथा है स्मृतियों के आधार पर लिखी गई है और उनमें हमें पता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा है और उसमें कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण दिखाई गई है, वह क्या याद रखना चाहता है। तो मतलब स्मृति अनुसार जो कि आत्मकथा लिखी जाती है, उससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है उस समय के बारे में। और तीसरा जो कि सरकारी रिकॉर्ड क्या थे, मतलब सरकारी स्थिति में जो भी बताया गया था उससे सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं, सरकार के नियंत्रण में। तो औपनिवेशिक शासन ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखी थी जिन्हें भी हमें विरुद्ध मानते थे। औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखी थी जिन्हें भी वे अपने विरुद्ध मानते थे। तो उस समय पुलिसकर्मियों
तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र का रिपोर्ट गोपनीय होती थी, लेकिन अब यह दस्तावेज अभी लेख सागर में उपलब्ध है, जिन्हें कोई भी देख सकता था। मतलब कि पहले की जो उस समय जो कि पुलिसकर्मी तथा अन्य अधिकारी द्वारा लिखे गए पत्र का रिपोर्ट गोपनीय हुआ करती थी, मतलब छुपाई जाती थी उस समय, लेकिन अब यह दस्तावेज अभी लेखकाल में उपलब्ध है और उन्हें कोई भी देख सकता है व पढ़ सकता है। तो 20वीं सदी की शुरुआत में सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली परीक्षा रिपोर्ट, जो कि हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्ट, इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो 20वीं सदी में भी शुरुआत सालों में जो कि गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली परीक्षा रिपोर्ट है ना, तो हर 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार होने वाली रिपोर्ट इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो सरकारी रिकॉर्ड मतलब सरकार के नियंत्रण में उसका पूरा रिकॉर्ड जो कि रहा है उस समय के लिए, तो मतलब सरकार का रिकॉर्ड क्या क्या रहा है उस समय के लिए। तो चौथा जो कि अखबारों से, तो अखबार क्या है, तो अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नज़र रखती हैं, जो उनके बारे में अखबार छापते हैं। मतलब महात्मा गांधी के बारे में जो कुछ देखा सुना उनके बारे में अखबार छापते हैं। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आम भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो भारत के लोग हैं वो महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, तो अखबारों से भी जानकारी मिलती है। पर उसमें कमियां होती हैं। यह अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण होता था। मतलब कि इस पर उन कमियों मतलब इसमें कुछ ऐसी कमियां हुआ करती थी। यह अखबार प्रकाशित करने वाले लोग जिनकी अपनी राजनीतिक सोच हुआ करती, सोच हुआ करती थी, उनके हिसाब से जो कि अखबार छापते थे। उनके विचार से यह तय होता था कि क्या प्रकाशित किया जाएगा और क्या घटनाओं की रिपोर्ट किस तरह की जाएगी। तो इस प्रकार से जो कि अखबारों से भी उस मतलब महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है।